Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shoban Rashid and you are watching my YouTube channel Web the Passion। तो आज की इस वीडियो में हम जी CS201 मिड टर्म प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव पार्ट कवर करेंगे। ये फ़ाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो फ़ाइल मैंने बनाई है वकार और मौज की फ़ाइल थी, उसमें लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक थे। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन तो आंसर रॉन्ग भी लगे हुए थे। तो मैंने एक फ़ाइल ये बनाई है, खुद बनाई है मैंने फ़ाइल। कुछ वहाँ से MCQs लिए हैं, कुछ क्विज़ 1 है, कुछ क्विज़ 2 हैं। तो उन सबको मिला के मैंने ये एक फ़ाइल बना दी है। बहुत टाइम लगा है, 2 दिन लगे ये फ़ाइल बनाने में, ठीक है। साथ मैंने इसकी एग्जांपल भी लिखी है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वीडियो भी लाजमी देखनी है। जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं है वो ये वीडियो लाजमी वॉच करें, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे ऑलरेडी शॉर्ट लेक्चर वॉच किए हैं CS201 के, वो लाजमी वॉच आउट करें। जिन्होंने किए हैं वेल एंड गुड है, उनके लिए ये रिवीजन पार्ट है, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है वो ये पार्ट लाजमी देखें, ठीक है। अगर जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम है, ठीक है, तो टाइम निकाल के शॉर्ट लेक्चर लाजमी लें, क्योंकि जब तक आप प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप ये पेपर पास भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप लोगों ने डेव C++ इंस्टॉल किया होगा। मैंने शॉर्ट लेक्चर में सब कुछ आप लोगों को गाइड किया हुआ कैसे इंस्टॉल करना है और आपने प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो आप लोगों ने वो लेक्चर लाजमी वॉच करने हैं। चलें करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन प्रोटोटाइप वाइड फंक्शन इन स्टैटिक। तो इसका जो राइट आंसर है जो वो हमारे पास है जी फंक एंड नम, ठीक है। ये हमारे पास एम्परसेंड का साइन है, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस के लिए फंक्शन में यूज़ होता है। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास एक वाइड है, ये हमारे पास फंक्शन बनाने के लिए है। सबसे पहले आप डाटा टाइप देते हैं, उसके बाद आपके पास फंक्शन का नाम आ जाता है। यहाँ पे आप फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये पैरेंथेसिस आ जाते हैं, पैरेंथेसिस के बाद आपकी कर्ली ब्रेसेस आ जाती है। मैं यहाँ पे आपको राइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वाइड लिखा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैंने लिखा जी सम, उसके बाद आपकी पैरेंथेसिस आ जाएंगे, उसके बाद आपकी कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट जो भी आप लोगों ने एग्जीक्यूट की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यही लिख देता हूँ एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सेमीकोलन लगा देना है यहाँ पे। उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस हमारी क्लोज होगी। नीचे आपने सम फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस डाल के ये आप लोगों ने सेमीकोलन ऐड करना है। तो इस तरह से हम फंक्शन को लिखते हैं। अब यहाँ पे एक तो MCQ हो गया जी कॉल बाय रेफरेंस का। अब आप लोगों से सर ऐसे पूछ सकते हैं फंक्शन के रिलेटेड कोई भी आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ पूछा जाए कि ऐसा फंक्शन, ठीक है, ये तो वाइड के साथ फंक्शन, अब ये कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को जस्ट एग्जांपल दी है। जो वाइड वाला फंक्शन है, अगर हमने फंक्शन किसी फंक्शन की डाटा टाइप वाइड रखी है तो वो हमें इसकी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। अगर इसके अलावा आप इंटीजर यूज़ करेंगे, ठीक है, डाटा टाइप, तो वो फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये था इसका एग्जांपल। हम नीचे इसकी फंक्शन के अबाउट पढ़ेंगे। नीचे इसके एग्जांपल से भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाऊँगा, तो आप लोगों ने नीचे मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, द प्लस प्लस ऑपरेटर एंड डैश डैश आर यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू वेरिएबल वाया 1। हम ये देखें ना, प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, नेगेटिव नेगेटिव साइन का मतलब होता है जी डिक्रीमेंट, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्लस प्लस का साइन लो तो वो एक इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि 5 है हमारे पास वैल्यू, वो 6 हो जाएगी। उसके बाद अगर हमारे पास डिक्रीमेंट होगा, 5 हमारे पास वैल्यू, तो वो हमारे पास एक कम हो जाएगी, उसको हम कहते हैं जी डिक्रीमेंट। 5 से 4 हो जाएगी उसकी वैल्यू। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, द लूप विच इज़ मोर सूटेबल टू बी यूज व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन नाउन इज कॉल्ड फॉर लूप। वो कहते हैं कि ऐसी लूप जिसमें हमें पता हो कि ये इतने नंबर ऑफ आइटरेशन पर ये हमारी लूप चलेगी, तो उसके लिए हम फॉर लूप का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉर लूप का हमें पता होता है कि ये कब तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद वाइल लूप भी है, डू वाइल लूप भी है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, लॉन्ग के लिए भी, MCQs के लिए भी, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। मैंने शॉर्ट लेक्चर में इनको ना डीपली कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये इसकी एग्जांपल है जी, फॉर लूप लगाने के लिए आप फॉर का कीवर्ड लगाएंगे। उसके बाद आपके पास ये जो है पैरेंथेसिस के अंदर है, ये हमारे पास होती है, यहाँ पे हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है। उसके बाद ये आपकी कंडीशन यहाँ पे आती है। उसके बाद आप यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाते हैं, ठीक है। फॉर लूप के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, इनिशियलाइजेशन, ये हमारे पास है जी कंडीशन एंड डिक्रीमेंट। उसके बाद आपके पास कर्ली ब्रेसेस आ जाती हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवानी होती है वो यहाँ पे हम कोड लिख देते हैं, ठीक है।
तो अब हमें ये पता है कि ये 0 से लेकर 4 तक चलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दी है जी 5 तक, ठीक है, लेस देन 5। तो 0 से लेकर 4 तक ये चलेगी। तो नीचे ये इसका आउटपुट है जी 0 1 2 3 4। अब मैं इस एग्जांपल को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं डेव C++ पर आ जाता हूँ। ये हमारा कंपाइलर है। अच्छा, ये ना बेसिक मैंने कोड लिखा है, ये इसको आप पहले समझ लें। सबसे पहले हम हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूज़ करते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट के लिए हम एक ये हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, ये भी हमने लाजमी लिखना है, ये कंपलसरी है। उसके बाद मेन का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पैरेंथेसिस आ जाती हैं। उसके बाद ये हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पे होगा, ये सी आउट प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। डिस्प्ले पर डिस्प्ले मैसेज करता है एज इट इज़। अब हम इसको कंपाइल रन करते हैं, ठीक है। तो इसका ना हमारे पास एक एरर आ रहा है, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे सेमीकोलन मिस है। कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हमें ये मैसेज शो होगा वेलकम टू C++। तो ये देख सकते हैं हमारे पास वो मैसेज डिस्प्ले हो चुका है। अब वो हम फॉर लूप वाला वो हम यहाँ पे लगाते हैं। सिंटैक्स मैंने पेस्ट किया, इसका सिंटैक्स मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो वाकई हमारे पास 0 से लेकर 4 तक प्रिंट होंगी भी कि नहीं होंगी, हम वेरीफाई तो कर लेते हैं ना इधर से। तो ये देख सकते हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 ये हमारे पास प्रिंट हो चुकी है लूप। उसके बाद हमारे पास डू वाइल लूप आ जाती है, और सॉरी वाइल लूप आ जाती है। वाइल लूप जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तब तक हमारे पास ये एग्जीक्यूट होती रहती है। वाइल लूप के लिए आप वाइल का कीवर्ड लगाएंगे। ये मैं ना इसको कॉपी कर लेता हूँ, बाद में आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे ला के मैंने इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे वाइल लूप लगाने के लिए आप वाइल का कीवर्ड लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद ये आपके पास कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे, उसके अंदर ये जो भी कोड लिखा होगा वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे वाइल आई लेस देन 5, अब यहाँ पे तो आई तो हमने जब हम इसको कंपाइल करेंगे हमारे पास यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने आई को इनिशलाइज तो किया नहीं है। क्योंकि फॉर लूप में तो हमने इनिशलाइजेशन की थी ना, तो हमने यहाँ भी तो करनी है ना। तो हमने ये भी देखना है कि किस टाइप की ये हमारे पास जो आउटपुट है वो लेगा, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप है, तो हमने इसके डाटा टाइप ले इंट आई, ठीक है। हमने कहाँ से चलानी है, 0 से ले, मैं कहता हूँ जी 1 से ये चले, 1 से लेकर ये 4 तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता रहेगा। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, तो हमें ले 1 2 3 4 हमें रिज़ल्ट आना चाहिए इसका। तो इसको मैं कंपाइलर रन करता हूँ, तो ये देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 इसका हमारे पास राइट आंसर आ चुका है। उसके बाद हमारे पास डू वाइल लूप है जी। डू आपके पास एक यहाँ पे एक और MCQ बन रहा है कि ऐसी लूप बताएं जो 0 और मोर टाइम एग्जीक्यूट होती है, चाहे कंडीशन उसकी ट्रू हो या फॉल्स हो, तो वो हमारे पास डू वाइल लूप ही होती है। इसको मैं कर लेता हूँ जी कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ डू लगाने के लिए डू का कीवर्ड, उसके बाद आपके पास ये बॉडी आ जाएगी। सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब इसका ये मतलब है कि चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इसने एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होना ही है। उसके बाद लास्ट पे ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ तो हमारे आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक बार तो ये बॉडी हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो इंक्रीमेंट होके फिर 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4, ठीक है। तो हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। तो ये 1 से लेकर 4 तक ये चलने चाहिए, क्योंकि इसके कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे मैं आई इसकी जगह मैं ग्रेटर देन लगा देता हूँ, मैं कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ। तो अब हमें वेरीफाई तो करना है कि वाकई ये एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम एग्जीक्यूट होती है भी कि नहीं, कि हमने बातें बनाई हैं नहीं। ये देखे ना, उसने एक बार लाजमी ही एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। ये देखे ना, हमारी कंडीशन फॉल्स है लेकिन उसमें एक बार लाजमी एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो ये थे इन तीनों लूप्स के कॉन्सेप्ट्स, सिंटैक्स, ये आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। मैंने शॉर्ट लेक्चर में मैंने इनको डीपली करके समझाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, इन C++ द स्ट्रिंग कांस्टेंट इज इनक्लोज इन डबल क्योट्स, ठीक है। स्ट्रिंग हम लिखते हैं डबल क्योट्स के अंदर। ये नीचे उसकी एग्जांपल है जी, कि मतलब कि स्ट्रिंग ये आप लोग यहाँ से स्टडी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, इन ऑर्डर टू गेट राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर वी डिवाइड दिस नंबर बाय 10 एंड टेक इट्स रिमाइंडर। इसका सिंपल सा राइट आंसर है, हमें क्वेश्चन से ही पता लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर एनी एरे ऑफ साइज 10 ऑफ इंट डाटा टाइप। वो कहते हैं कि आपने करेक्ट सिंटैक्स बताना है
एरे का जिसका साइज़ हो जी 10 और उसकी डाटा टाइप हो जी इंट। अब यहाँ पे आप देखें इंट, ठीक है, ये डाटा टाइप इंट होगी। उसके बाद एरे का नाम आप कुछ भी लग सकते। अब यहाँ पे आप बात समझें, एरे को डिक्लेयर करना, एरे की इनिशियलाइजेशन करना, यहाँ पे भी आप लोगों के एमसीक्यूज बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है बात हो रही है जी एरे को डिक्लेयर करना जिसका साइज़ हो जी 10 और उसकी डाटा टाइप हो जी इंट। ये एरे एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले एरे की डाटा टाइप आती है, फिर एरे का नाम आता है। एरे का नाम आने के बाद उसके बाद ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाती हैं। अगर हम इसके अंदर कुछ नंबर्स लिख दें, फॉर एग्जांपल 10 20, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका एरे का साइज़ 10 है, 20 है, जितने हम इसमें यहाँ पे नंबर लिखें, ठीक है। तो इस एरे को हमने डिक्लेयर, ये हमारे पास जो एग्जांपल है ये हमारे पास राइट आंसर है इसका, इसको हम डिक्लेयर करें क्योंकि अभी हमने इसको वैल्यू असाइन नहीं की, जैसे हमने डिक्लेयर की है। ये जो एग्जांपल है जी, ये हमारे पास है जी डिक्लेयर की। अगर आपसे यहाँ पे डिक्लेयर की जगह अगर इनिशियलाइजेशन सर पूछ लें तो क्या होगा, तो आप लोगों ने इसको असाइन, फॉर एग्जांपल 10 के बजाय कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर यहाँ पे 5 हो तो हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तो उसको हमने कह देना जी एरे ऑफ इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास डिक्लेरेशन है, ये हमारे पास एरे का जो है इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद मैं इसको ना एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसकी ना मैं एक और आप लोगों को एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ जी कॉपी। वीडियो ज़्यादा लेंथली हो जाएगी तो इस बात से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझना आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। तो यह तो हमारे पास होगी एरे जी इनिशियलाइजेशन। अगर आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन में सर ऐसे पूछ सकते हैं, या कोई एमसीक्यूज आ जाए आपके पास, ऐसे एरे की इनिशियलाइजेशन की होगी, वो आपसे सर पूछेंगे कि मुझे इनमें से जो 80 है वो मुझे एक्सेस करके दो, तो आप कैसे करेंगे। मे बी शॉर्ट क्वेश्चन में सर पूछ लें, तो आप ऐसे कैसे करेंगे। तो आपने क्या करना है जी, आपने सी आउट लगाना है, ठीक है। सी आउट क्या प्रिंट करना है आपने, मैंने कहा जी जो मेरा एरे है स्कोर्स, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास 80 हमने एक्सेस करना है ना। तो याद रखें एरे के जो हमारा, अगर हमने एरे के अंदर जो भी एलिमेंट हमने उनको एक्सेस करना है तो वो उसकी इंडेक्सिंग होती है, ज़ीरो से इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। एरे को हम करते हैं एरे इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। अब ये जो ज़ीरो है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमारे हिसाब से तो ये 8वें नंबर पर पड़ा है, लेकिन एरे की इंडेक्सेस होती है 0 से स्टार्ट। तो 8 से कम क्या बना 7, तो मैंने कहा ये 7 वाला उठा लो इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद इसको बस, उसके बाद इसको एंड लाइन कर दो, ठीक है, एंड लाइन कर दो। उसके बाद सेमीकोलन लगा। अब हमें ये 80 डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं हमारे पास 80 डिस्प्ले हो चुका है। तो ये थी इसकी एग्जांपल जी, मैंने आप लोगों को बता दी कि हम एरे के अंदर जो एलिमेंट है उसके अंदर इंडेक्सेस को हमने एक्सेस करना हो, एलिमेंट को एक्सेस करना हो, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, हाउ मैनी बाइट्स ऑफ मेमोरी आर ऑक्यूपाइड बाय एरे ऑफ एरे स्ट्रिंग, ठीक है। वो कहते हैं कि जी आपने एक एरे है जिसकी डेटा टाइप है जी करैक्टर STR, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स अब यहाँ पे एम्प्टी हैं। अब इसका मतलब कि हम इसके अंदर जितनी मर्जी चाहे हम करैक्टर लिख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। अब ये स्ट्रिंग को हम लिखते हैं जी डबल क्यूट्स के अंदर, ये हमारे पास उसके अंदर करैक्टर है। जब आप इसको काउंट करेंगे, इसके तो टोटल हमारे पास जो करैक्टर बने वो हमारे पास है जी 11। तो आपको सर मे भी प्रोग्रामिंग की जगह कोई और वर्ड आपसे सर पूछ लें, ठीक है, तो आपने उनको टोटल को काउंट करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको टोटल को काउंट करना है। अब यहाँ पे तो 11 है, 11 नहीं आपने लगाना, आपने एक इजाफा ही लगाना है करैक्टर, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग के लास्ट पे हमारे पास एक नल करैक्टर होता है, तो वो भी ऐड करता है, ठीक है। तो उसके हम इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा जी 12, ठीक है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा जी 12, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास स्पेस भी हो तो हमने याद रहे कि स्पेस भी आप लोगों ने काउंट पर, अगर यहाँ पे एक स्पेस होती तो 12 होने थे, 12 के बाद फिर हमारे पास एक नल करेक्टर लास्ट पे होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो उसका जो राइट आंसर आना था वो हमारे पास 13 आना था। तो ये 2-3 बातें हैं इसके अबाउट, वो आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखनी है। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ ये हमारे पास एक साइज ऑफ ऑपरेटर है, ठीक है। जो भी आपके पास करेक्टर हैं, ठीक है, ये उसके बाइट्स आपको मालूम करके दे देगा कितने बाइट्स ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास से जो करैक्टर वो 1 बाइट लेता है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इसके टोटल 11 करैक्टर हैं। ये नल करैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं जी /0, ये लास्ट में हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास बनेगा जी 12, ठीक है।
तो इसको मैं अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर हमें ये इसकी जो बाइट्स होगी ना वो हमें टोटल कैलकुलेट टोटल हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास 12 ही आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, व्हेन इफ़ स्टेटमेंट कंसिस्ट मोर देन वन स्टेटमेंट इंक्लूडिंग दीज स्टेटमेंट इन कर्ली ब्रेसेस मस्ट। अगर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होंगी तो हमारे लिए जो कर्ली ब्रेसेस है वो मस्ट लगाना होती हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पे इस इफ़ स्टेटमेंट के मुताबिक एक और सर आपसे पूछ सकते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट के अल्टरनेट हम कौन सी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, तो आपने लगाना है स्विच स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जी एग्जांपल है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसके अंदर है ना मज़ीद मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, आप लोगों के लिए ही हम लोग इतनी जो है मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से ये फाइल भी बनाई, ये वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्त के साथ लाजमी शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और नीचे कमेंट्स भी आप लोगों ने करना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो अब हम इसको प्रोग्राम को समझते हैं। तो मैं ना इसको Ctrl+A+V कर देता हूँ। ठीक है, अब इस बात को समझिए, ये हमारे पास एक हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट के लिए। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमारे पास ऐड है। उसके बाद ये इंट मेन लगाए, अगर आप इंट लगाएं तो आपने लास्ट पे रिटर्न 0 लिखना है, अगर आप इंट ना लगाएं तो आपने रिटर्न 0 नहीं लिखना है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर दिया। उसके बाद मेन फंक्शन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, जो भी हम काम करते हैं मेन फंक्शन के अंदर ही करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है जी इंट एक्स विच इक्वल टू 5। हमने एक्स को वैल्यू साइन की जी 5, उसकी जो डाटा टाइप होगी वो हमारे पास इंट टाइप की होगी। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, अगर आप एक इफ़ यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है आपका वो कोड लाजमी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इफ़ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 तो ये वाला मैसेज मुझे शो करवा दे। तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद तो ये देख सकते हैं हमारे पास वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है। पॉजिटिव नंबर एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, सॉरी ग्रेटर देन है 0 से, तो ये हमारे पास ट्रू है। अगर तो आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपने जो है प्रोग्राम कंडीशन है आपने लगाई, आप चाहें कि जी आप कह रहे हैं कि जी मेरे पास जो मैंने कोड लिखा, ठीक है, जो मैंने कंडीशन लगाई वो मुझे ट्रू होने पर भी मुझे जवाब मिले, और अगर अगर उसका जो वो जवाब मुझे ट्रू नहीं है तो फॉल्स होने पर भी मुझे उसका जो है वो जवाब मिले। तो आपने इसके लिए क्या करना है, इफ़ उसके बाद आप लोगों ने एल्स लगा देना है। ठीक है, एल्स लगा देना, उसके बाद ये इसकी बॉडी आ जाएगी। इफ़ के बाद ये वाली बॉडी चलेगी, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वरना एल्स वाली बॉडी हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, मैं क्या कहता हूँ एक्स इज़ नॉट ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पे मैं कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कंपाइल करता हूँ। ठीक है, अगर तो ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो पहले वाले, अगर अदरवाइज़ नीचे वाले, तो देखिए हमारे पास एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब ये तो होगी ट्रू और फॉल्स। अब हमारे पास कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं, हमें मल्टीपल कंडीशन हमें देखनी होती हैं, तो उसके लिए आप इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले इफ़ ये वाली कंडीशन होगी, उसके बाद एल्स लगा के आपने फिर लगाना इफ़ का कीवर्ड, उसके बाद आपके पास पैरेंथेसिस, उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मार्क्स ले लेते हैं, एक्स की जगह मैंने लिया जी मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया जी 80। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा कि अगर तो मेरे मार्क्स MARKS मार्क्स, ठीक है, अगर मेरे मार्क ग्रेटर देन 80 या 80 के बराबर हैं तो मुझे ये वाला मैसेज शो कर दो। मैं ना ये वाला कट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड में यहाँ पे शो कर देता हूँ A+ ग्रेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं ना। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है जी, ये हमारे पास इफ़ है, ये अगर तो हमारे पास मार्क्स 80 के बराबर या 80 से बड़े हुए तो ये वाली कंडीशन होगी। उसके बाद अगर ये मैच ना हुई तो हमने लगाना जी इफ़ अगर मार्क्स, ठीक है, ग्रेटर देन 70 होंगे तो हमें ये मैसेज शो कर दे B+ ग्रेड। ठीक है, उसके बाद एक और मैं कंडीशन लगा लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एल्स इफ़
मार्क्स, मैंने कहा जी मार्क्स ग्रेटर देन विच इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो क्या मैसेज शो कर दे उसे, सी आउट, मैंने कहा जी कर दे, मैं कहा जी सी, ठीक है, सी ग्रेड, ठीक है। उसके बाद अगर इन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मैच ना हुई तो उसके बाद हमारे पास एल्स वाली हमारे पास होती है एग्जीक्यूट। तो इसको हम मैसेज दे देंगे जी कि हमें ये वाला मैसेज शो कर दे, तो मैं कहता हूँ जी डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगा सेमीकोलन, ठीक है। अब इस बात को समझे, दोबारा समझे, हमने यहाँ पे मार्क्स ले लिए जी 80, हमने इफ़ कंडीशन लगाया। अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 70 मार्क्स आते हैं तो हमारे पास ये वाला ग्रेड हो, अगर हमारे पास 60 आते हैं ये वाला हमारे पास ग्रेड हो, अगर इनमें से कोई भी हमारे पास मैच नहीं होती कंडीशन तो हमारे पास ये वाला मैसेज शो हो। अब यहाँ पे इफ़ लगाया, हमने कहा जी इफ़ कंडीशन अगर तो मार्क्स 80 के बराबर या से बड़े हुए तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना दूसरी स्टेटमेंट पर आ जाएगा, फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा, अगर ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा फिर तीसरी कंडीशन हमारे पास ये वाला ब्लॉक चलेगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद तो हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए प्लस हमें आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास ए प्लस आ चुका। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 65 कर दूँ, अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ दोबारा, तो हमें क्या मैसेज शो होना चाहिए, हमें 6C ग्रेड शो होना चाहिए। तो देखें हमारे पास यहाँ ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये 60 वाली जो है ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने ये वाली एग्जीक्यूट कर दी। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 50 है मार्क्स, ठीक है, 50 मार्क्स में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो यहाँ पे हमें डी ग्रेड शो हो रहा है। अगर उनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो हमारे पास ये डी ग्रेड हमें शो हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट को देखना है, इफ़ एल्स इफ को देखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, सपोज दैट एन इंटीजर पॉइंटर दैट कंटेन अ मेमोरी डस, आपके पास एक एड्रेस है मेमोरी, ठीक है, पॉइंटर का टाइप है जो पॉइंटर है जिसके डाटा टाइप है जी इंटीजर, उसका ये मेमोरी एड्रेस है। व्हाट विल बी द न्यू मेमोरी एड्रेस ऑफ द इफ वी इंक्रीमेंट द पॉइंटर y1। वो कहता है कि जी आपके पास ये एड्रेस है, मैं पॉइंटर का एड्रेस है, ठीक है, जिसकी डाटा टाइप है जी इंटीजर। वो कहता है कि नया एड्रेस क्या होगा अगर हम इस पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट करें 1 से, तो क्या होगा, तो उसका जो हमारे पास मेमोरी एड्रेस होगा वो 4 से इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इंट हमारे पास 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है जी, क्योंकि हम पॉइंटर को जब इंक्रीमेंट करेंगे ना तो वो इंटर जिस भी डाटा टाइप का पॉइंटर होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही बाइट्स हमें वो डिस्प्ले होंगी। तो देख सकते हैं हमारे पास 30 है, 30 + 4 विच इज इक्वल टू 34। ये इसका ये नीचे ना इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को चलो समझा देता हूँ। तो इसको मैं कर लेता हूँ जी कॉपी, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी ये वीडियो वॉच करनी है, ठीक है, आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है ये। इसको मैं कंपाइलर कॉपी पेस्ट किया, तो देखिए हमारे पास इंट एरे, हमने एक एरे बना लिया, उसको यहाँ पे हमने एरे की इनिशियलाइजेशन भी की है, एरे के अंदर हमने 3 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। उसके बाद हमने इस एरे का जो मेमोरी एड्रेस होगा वो हमने उसका एक पॉइंटर बना लिया, इंट एस्टेरिक ptr एरे, इसका एक पॉइंटर जिसका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा पॉइंटर का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एड्रेस बिफोर, मतलब कि हमारे पास जो एड्रेस होगा ptr, मतलब कि इस एरे का जो होगा ना मेमोरी एड्रेस वो हमें शो करेगा। उसके बाद अगर हम इस पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करें, इंक्रीमेंट करने के बाद हमें उसका एड्रेस क्या मिलेगा, तो हम देख लेते हैं हमें इसका एड्रेस क्या मिलेगा। तो इसमें कंपाइल करता हूँ, कंपाइल देखने के बाद तो ये देखें आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये, अब उसके बाद हमने जो पॉइंटर बनाया, पॉइंटर को हमने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट क्या जो हमारे पास पॉइंटर है इंक्रीमेंट जिसको हमने किया उसकी जो डाटा टाइप है वो हमारे पास इंट है ना, तो उसने 4 का जंप लगाया, तो हमें ये शो हो गया 04, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ मिसिंग वुड रिजल्ट इन इनफाइनाइट रिकर्जन इन अ रिकर्सिव फंक्शन। तो इसका सिंपल राइट आंसर है जी वो हमारे पास है जी बेस केस। इसको एज इट इज से आप लोगों ने देखना है, ये नीचे इसकी एग्जांपल है, इसको जस्ट आप लोगों ने स्टडी आउट कर लेना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हेन whenever we use a library function or a predefined object or macro we need to use a header file। header file का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका, जो हम टॉप पे इसको लिखते हैं इसको हम, ये वाले हमारे पास हेडर फाइल है। आई स्ट्रीम हम अभी तक यूज़ करते आए हैं जो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी, नेक्स्ट आ जाए, स्विच स्टेटमेंट डील विद बोथ इंटीजर एंड कलेक्टर टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, जो स्विच स्टेटमेंट है वो डील करती है इंटीजर और करेक्टर डाटा टाइप के साथ। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है, इसको भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से ये सिंटैक्स मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोगों को पेपर में कोई भी आप लोगों के पास प्रोग्राम आ जाए तो आप उसकी कम से कम आप उसके आउटपुट तो निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन बाकी का आप लोगों को कोड को पता लग चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे हम जो स्विच स्टेटमेंट है उसके साथ हम करेक्टर के डाटा टाइप के साथ काम कर रहे हैं। तो करेक्टर हमने डाटा टाइप ले, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल है जी ग्रेड। उसके अंदर हमने मतलब कि हमारे पास करेक्टर है, वेरिएबल का नाम करेक्टर एक ही बाइट लेता है, तो हमने एक सिंगल करेक्टर इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये मैच करेगा स्विच के अंदर, हमने ये जो वेरिएबल है ये हमने मैच करना है। स्विच स्टेटमेंट के लिए आपने स्विच का कीवर्ड लगाना है। उसके बाद ये हमारे पास पैरेंथेसिस आ जाएंगे, पैरेंथेसिस के बाद आपके पास एक कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे। अब हमने इफ़ एल्स इफ़ का हमने लगाया था, उसके अंदर हमने मतलब कि मल्टीपल हमने कंडीशन लगाने, तो हम उसके अगेंस्ट जो है कर्ली ब्रेसेस लगाते थे। लेकिन स्विच में आप कर्ली ब्रेसेस की जगह आप केसेस लगाते हैं। ठीक है, केस ए, फिर केस बी, फिर केस सी। ठीक है, तो स्विच का कीवर्ड यहाँ पे आपने वो वेरिएबल देना है जो आप लोगों ने कंपेयर करना है। तो मैं ग्रेड यहाँ पे बनाया, वो मैं कंपेयर कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास केस हमने देखा, हमने कहा जी केस ए में आए, अगर तो केस ए मैच हुआ, ठीक है, तो ये वाला एक्सीलेंट मैसेज शो करवा दो, उसके बाद इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर तो ये का हमारा केस मैच नहीं हुआ तो यह हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर केस बी देखेगा, अगर ये वाला हमारे पास मैच हो गया तो ये वाला मैसेज शो करवा देगा, फिर ब्रेक कर देगा। अगर इनमें से कोई भी हमारे पास केस मैच नहीं हुआ तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है, ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट में देखने को मिलता है, तो ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है ना। अब हमने इफ एल्स में देखा था कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, लास्ट पे हम एल्स का यूज़ करते थे, लेकिन स्विच में हम डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास कौन सी कंडीशन मैच हो रही है। तो ये देखिए गुड। अब इनमें से हमारे पास कौन सी कंडीशन मैच हुई, केस ए। केस उसने देखा कि यहाँ पे ए है, नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हुई। केस बी वाली हमारे पास मैच हुई, देखिए ग्रेड बी, तो ये इसके बी के साथ मैच हो गया, तो हमें उसने मैसेज शो कर दिया। उसके बाद उसने जो बाकी प्रोग्राम है वो उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ए की जगह आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ए लगाएं तो हमारे पास ये एक्सीलेंट मैसेज शो होगा। अगर ए बी सी की जगह मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और लिख देता हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई वन टाइप कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं हमारे पास इनमें से कोई कंडीशन मैच होगी नहीं, तो ये देखिए इनवैलिड ग्रेड हमें वो मैसेज शो हो रहा है। तो इस तरह से ये वर्क करती है जी, केस ए, ठीक है, उसके बाद ये वाला मैसेज, फिर केस बी, ये वाला मैसेज, केस सी, ये वाला मैसेज, वरना डिफ़ॉल्ट वाली तो स्टेटमेंट है ही है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, बोथ कंपाइलर एंड डैश आर यू टू ट्रांसलेट प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। वो हमारे पास एक कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, जो कि ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे इसके जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, लिंकर लोडर, इसका भी आप लोगों ने यहाँ से स्टडी आउट कर लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। देखें जो कंपाइलर है, हम यहाँ पे ये जो C++ है ये हमारे पास कंपाइलर है। ये हम जितना भी प्रोग्राम है लेते हैं ना, लिखते हैं, वो सारे का सारा प्रोग्राम एक ही बार एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है एक ही बार। लेकिन जो लाइन बाय इंटरप्रेटर है वो ट्रांसलेट करता है हमारे प्रोग्राम को, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद लिंकर है, लिंकर हमारे पास एक ऐसा टूल होता है, इसमें ऑब्जेक्ट फाइल को मल्टीपल फाइल कंबाइन होती हैं और वो उसको एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी एक्सटेंशन का नाम है जी .exe। उसके बाद लोडर है जी, लोडर क्या करता है, ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो कोई लोड करता है हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी के अंदर, जो कि तैयार होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, द पैरामीटर पास इज डिजिट फंक्शन इज डैश अ कैरेक्टर वेरिएबल। इसका सिंपल राइट आंसर है वेरिएबल। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये नीचे है ना, ये जो लाइंस है इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ पे आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल लिखा जी सी, ठीक है, करेक्टर आपने डाटा टाइप ली फॉर एग्जाम्पल CH विच इज इक्वल टू, आपने ये सिंगल करेक्टर लगाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने बना दिया जी 1।
ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 लिख दिया मैंने, उसके बाद सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इफ़, ठीक है, इफ़ के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया, इस डिजिट का हमने फंक्शन कॉल किया, ठीक है। इसके अंदर हमने सी एच कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दी, यहाँ पे हमने मैसेज शो कर दिया जी सी आउट, यहाँ पे मैंने कहा जी इट इज़ अ DIG डिजिट, उसके बाद सेमी कॉलन आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद ये हमारे पास कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने फंक्शन बनाया, अभी ये फंक्शन चेक करेगा, अगर तो ये हमारे पास करैक्टर में हमारे पास डिजिट होगा तो हमें ये ट्रू रिज़ल्ट देगा, अदरवाइज़ ये हमें फॉल्स देगा। तो इधर यही लिखा हुआ है, ये करैक्टर को एज एन इनपुट लेता है और रिटर्न हमें करता है जी। अगर तो ज़ीरो ना हुआ तो हमें ये ट्रू करेगा, वरना इफ़ द करैक्टर इज़ अ डिजिट तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो करैक्टर है ये हमें एज एन इनपुट यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी द डिफ़ॉल्ट मोड फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम, यहाँ पे देखें ना, राइटिंग इनटू अ फाइल यूजिंग अ OF स्ट्रीम ऑब्जेक्टिव, तो हम इसके लिए कौन सा मोड यूज़ करते हैं, आउट, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन, आई थिंक लेक्चर नंबर 17 होगा या 18 होगा, तो उसमें कुछ मोड थे, टेबल टाइप बने हुए थे, याद है ना, जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर लिए उनको पता होगा, वो आप लोगों ने लाजमी मोड रखने हैं, ठीक है। उनका आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में सर पूछ सकते हैं, कॉलम वाइज के आपसे वो आंसर्स पूछेंगे सर, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो सिंपल राइट आंसर है वो हमारे पास है जी आउट, जो को फाइल को राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक मैं आप लोगों को OF स्ट्रीम और इफ़ स्ट्रीम का मैं बता देता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें और कॉन्सेप्ट आ रही हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, हमने सबसे पहले जो है एफ स्ट्रीम हमने हेडर फाइल लगाए। अब यहाँ पे हमने एफ स्ट्रीम क्यों लगाई, क्योंकि हमने फाइल को रीड और राइट करना हो ना, तो उसके लिए हम एक हेडर फाइल यूज़ करते हैं एफ स्ट्रीम, ये हमारे पास प्री डिफाइंड फाइल है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमारे पास है ऑलरेडी, मेन हमारे पास फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएं, हमने फ़ाइल को राइट करना है, ठीक है, मतलब कि हमने एक फ़ाइल बनानी है, उसके अंदर हमने डाटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं जी OF स्ट्रीम हम यूज़ करते हैं। तो मैं ना इसके जो फ़ाइल है, सॉरी, जो मेरी फ़ाइल है, ये जहाँ पे मेरी पड़ी है वहाँ पे जाके ये मेरी फ़ाइल बनेगी। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरे पास कोई फ़ाइल यहाँ पे नहीं बनी, कोई data.txt की फ़ाइल बनी है, नहीं बनी ना, ठीक है। तो अब आ जाएँ इधर, OF स्ट्रीम में हमने फ़ाइल को राइट करना है और उसके अंदर हमने डाटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं OF स्ट्रीम का। ऊपर हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है, ये हमारे पास फाइल का एक मेथड है, उसके अंदर हमने फ़ाइल का नाम देना है, तो आप कुछ भी फाइल का नाम दे सकते हैं। .txt ये इसकी एक्सटेंशन है, कि हमने कहा जी एक टेक्स्ट फाइल को लिखो, ठीक है, बनाओ। उसके बाद फाइल क्या आपने डाटा राइट करना है, तो मैंने कहा जी हेलो शुभान, उसके बाद फाइल डॉट क्लोज, इसको क्लोज़ कर दो। इसको मैं जब कंपाइल करूँगा तो इस कोड के थ्रू यह वाली हमारी फ़ाइल बन भी जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है फ़ाइल बन चुकी है, उसके अंदर ये डाटा राइट हो चुका है। अब हमने उसको रीड करना है, तो रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ स्ट्रीम का हम यूज़ करते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि हम फाइल को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इसको करता हूँ जी कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी पेस्ट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये देखें इफ़ स्ट्रीम, उसके बाद इन फाइल हमारे पास एक मेथड है इफ़ स्ट्रीम के अंदर, हमें देखने को मिलता है कि आपने कौन सा फाइल रीड करनी है जी। मेरे पास जो फाइल है वो मैंने करनी है जी, यहाँ पे है data.txt की मेरे पास फ़ाइल है, data.txt की मेरे पास फ़ाइल है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया जी स्ट्रिंग, उसकी डाटा टाइप जी स्ट्रिंग रख दी। उसके जो वेरिएबल लिया जी लाइन, मतलब कि जो भी मेरे पास फाइल रीड होंगी, लाइंस रीड होंगी, वो लाइन में उसके जो लाइंस हैं वो स्टोर होती रहेंगी। वाइल हमने कंडीशन लगा दी, गेट लाइन का हमारे पास एक फंक्शन है, इसके अंदर हम 2 पैरामीटर पास करें, एक इन फाइल का कौन सी हमारे पास फाइल आएगी, और जब वो लाइन रीड करेगी, लाइन रीड करने के बाद वो हमें जो भी लाइन रीड करेगी वो हमारे पास प्रिंट होती जाएंगी। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एरर कौन सा है हमारे पास। तो हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास एक हेडर फाइल का एरर है, ये इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी पेस्ट, क्योंकि सी आउट हम करवा रहे हैं ना, हमने इसकी जो हेडर फाइल है वो तो हमने इंक्लूड की नहीं, तो हमने इसकी जो हेडर फाइल है वो हमने इंक्लूड करनी है। तो IO स्ट्रीम हम इसके लिए यूज़ करते हैं। इसको कंपाइल दोबारा मैं करता हूँ,
तो हमें ये देखें फाइनली हमारे पास उसने फ़ाइल को रीड किया है, उसके अंदर जो डाटा है उसको लाइन को रीड किया है, ठीक है, तो इसलिए यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच वन ऑफ सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ डिसीजन कंडीशन इन अ फ्लो चार्ट। आपके पास एक फ्लो चार्ट होगा जी, उसके बाद सब पूछेंगे या डिसीजन और कंडीशन को कौन सा जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पास जो सिंपल राइट आंसर है वो हमारे पास है जी डायमंड। अब यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे लाजमी नहीं कि आपसे सर पूछेंगे डिसीजन और कंडीशन का फ्लो चार्ट में से, फ्लो चार्ट में मे भी सर ओवाल की जो है हमारे पास वो पूछ लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट और एंड लिखा हो, यहाँ पे और यहाँ पे कंडीशन हो, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, तो जब बात आ जाए स्टार्ट और एंड रिप्रेजेंट किसको करता है, ओवाल। अब ये जो ओवाल की है ये शेप किस लिए होती है आपको मे भी शेप में सर पूछेंगे, तो इसकी ना थोड़ी सी ऐसे ऐसे ना राउंड टाइप सी होती है इसकी जो ओवाल की, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टार्ट और एंड हो तो आपने ओवाल चूज़ करना है। अगर यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस या एक्शन लिखा आ जाए तो आपने रेक्टेंगल को चूज़ करना है। रेक्टेंगल की जो शेप होती है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पे देखें ये ऐसे शेप होती है रेक्टेंगल की। अगर यहाँ पे हमारे पास कनेक्टर लिखा आ जाए तो आपने सर्कल लगाना है, तो सर्कल हमारे पास यहाँ पे ना सर्कल हमारे पास ये वाला होता है। अगर आपके पास पूछेंगे एरे किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास एरो रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। तो ये डायमंड भी आप लोगों ने याद रखना है। ये जो बाकी सिंबल्स हैं ये आपसे सर वो सिंबल्स की फॉर्म में पूछ सकते हैं, शेप्स की फॉर्म में पूछ सकते हैं, तो ये भी आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, द कंडीशन इन अ लूप शुड बी एग्जीक्यूट बूलियन एक्सप्रेशन। तो इसका सिंपल राइट आंसर, जो भी हम कंडीशन लूप लगाते हैं वो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन में ही होने चाहिए। क्योंकि हमारे पास जब हम कंडीशन लगाते हैं तो कि वाइल आई लेस देन 5, अब यहाँ पे अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी हमारे पास, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आई लेस देन 5 मतलब ट्रू और फॉल्स किसका कॉन्सेप्ट है जी, बूलियन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, हाउ मैनी नेस्टेड लूप वुड बी रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट इन एन एन डिमेंशनल एरे। यहाँ पे आ जाइए हमारे पास एन, अगर यहाँ पे हमारे पास वन डिमेंशनल एरे होता है तो आप लोगों ने यहाँ पे वन लगाना है, अगर टू होता है हमारे पास आप लोगों ने टू लगाना है, अगर आपके पास एन प्लस वन होगा तो आप लोगों ने एन प्लस वन लगा, जितना यहाँ पे एन डिमेंशनल ऑफ एरे होगा आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो आप उसका लगाना है, सही आंसर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2D एलिमेंट होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे एन डिमेंशनल है तो इसके बाद एन नेस्टेड लूप बनेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास एन की जगह वन होता तो उसके अंदर कितनी नेस्टेड होनी थी, एक। अगर यहाँ पे हमारे पास दो होता, मतलब कि दो डिमेंशनल एरे का हमसे वो पूछते तो उसके अंदर कितनी नेस्टिंग होनी थी, दो नेस्टिंग होनी थी। अगर यहाँ पे हमारे पास तीन आ जाए तो उसके अंदर तीन नेस्टिंग होगी। तो ये देख सकते हैं हमारे पास 2D एरे के लिए हमारे पास दो लूप्स लगेंगी नेस्टेड। उसके बाद अगर 3D डिमेंशनल एरे बनाए तो ये हमारे पास तीन लूप लगेंगे। अब ये देखें हमारे पास 2D एरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास 2D एरे है, लाइक एरे, ये हमारे पास रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले हमारे पास जो लूप लगेगी वो हमारे पास रोज़ की लगेगी, फिर उसके बाद कॉलम्स की लगेगी, उसके बाद फिर हमारे पास 3D एरे है। 3D एरे के अंदर ये हमारे पास जो 3 है ये नंबर ऑफ ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रोज़ को ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अंदर तीन लूप लगेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जो हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंट डाटा टाइप। ये हमारे पास तमाम इंट डाटा टाइप हैं सिवाय -4.0। अगर यहाँ पे डॉट ना होता तो ये इंटीजर टाइप होना था। अब उन्होंने यहाँ पे हमें बताया कि नहीं है जो, तो हमारे पास है जी 4.0 -4.0। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, वी शुड यूज़ द डैश क्लैरिटी एंड फोर्स ऑर्डर टू इवेलुएट इन एन एक्सप्रेशन। तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास जो इवेलुएशन होती है एक्सप्रेशन की वो हमारे पास पैरेंथेसिस की होती है। तो ये नीचे ना इसकी एग्जांपल है। अच्छा ये ना जो एक्सप्रेशन है आप लोगों से सर कोई भी एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं, जो जो हायर प्रायोरिटी है वो किसकी है। तो ये ना ये नीचे इसकी एग्जांपल है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये ना इंट रिज़ल्ट 2+3, सबसे पहले हमारे पास इवेल्यूट होगा ब्रैकेट्स की फॉर्म में, 2+3 5 × 4, तो हमारे पास रिज़ल्ट जो इसका होगा टोटल 20 हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स हैं, इनके आप लोगों ने प्रायोरिटी बतानी होगी। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारे पास है जी पैरेंथेसिस की, उसके बाद अस्टेरिक, उसके बाद ये डिवीजन, ये मॉडुलस है, इनकी है जी सेम प्रायोरिटी, ठीक है।
उसके बाद सबसे कम प्रायोरिटी है जी प्लस की और एडिशन की। तो इस हिसाब से आप लोगों ने फॉर्म में देखना है। आप लोगों को सर एक्सप्रेशन ये दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 2-3 ऑपरेटर आप सर आपसे और यूज़ करवा सकते हैं। इसका ना एक और एग्जांपल आएगी नीचे, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये इनके प्रेसिडेंट्स लाजमी प्रायोरिटी ज़्यादा रखनी है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी प्रेसिडेंट जो है हमारे पास पैरेंथेसिस की होती है, उससे कम हमारे पास एस्टेरिक डिवीजन मॉडुलस की होती है, फिर उस सबसे कम हमारे पास होती है जी प्लस और माइनस की। ठीक है, तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ ये हमारे पास एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये नीचे 2+3, ये देखें लेफ़्ट से राइट, सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा जी स्टडी की, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद फिर ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे इसकी जो प्रायोरिटी ज़्यादा है वो हमारे पास पैरेंथेसिस की हैं, चाहे उसके अंदर प्लस ही क्यों ना हो, क्योंकि जो हमारे पास पैरेंथेसिस जब आ जाते हैं तो सबसे हाई प्रायोरिटी उसकी ही होती है। पहले ये होगी, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होगा, तो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट लेक्चर में डीपली मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो आप लोगों ने वो लाजमी वॉच आउट करने लेक्चर। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करते जाएँ साथ साथ। The statement x plus which is equal to can be interpreted adding the value of x to the value of y and storing the value result in x। इसका जो सिंपल राइट आंसर है यही वाला है। मतलब कि यहाँ पे हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करें, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये ऐड करेगा वैल्यू y की वैल्यू को x में ऐड करेगा और इसका रिजल्ट वो बैक कर देगा x के अंदर। x की वैल्यू फॉर एग्जांपल x की वैल्यू जी हमारे पास 5, y की वैल्यू जी 3। तो यहाँ पे हमने कंपाउंड असाइनमेंट जो है वो यूज़ की, कंपाउंड स्टेटमेंट हमने यूज़ की x प्लस विच इज इक्वल टू बाई, इसका मतलब x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x की क्या वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 3, उसके बाद हमारे पास 8, वो बैक वो 8 को असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, वो कहते हैं जी गिव एंड 2D एरे ऑफ इंटीजर, व्हाट शुड बी द करेक्ट वे ऑफ असाइनिंग वैल्यू 5 एलिमेंट टू द सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे उन्होंने सेकंड रो और थर्ड कॉलम का पूछा है। ठीक है, वो कहते हैं कि हमने वैल्यू असाइन करनी है जी 5। ठीक है, अब सेकंड रो, अब हमें पता है कि एरे की इंडेक्सिंग होती है जी 0 से स्टार्ट। अब सेकंड रो का उसने बताया था, इसका मतलब कि हमारे पास जो रो का इंडेक्स होगा वो 1 बनेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉलम मतलब कि 2 इंडेक्स उसका बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 1 इंडेक्स और 2 कॉलम, उसके बाद हमने इसको वैल्यू असाइन कर दीजिए 5। उसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ जी कॉपी, नीचे आ जाए, नीचे नीचे नीचे। तो मैं इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डेफ C++ में, इसको अंदर मैंने कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ, ये देखें इंट मैट्रिक्स हमने डाटा टाइप ली, हम 2D एरे बना रहे हैं। ये भी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंट डाटा टाइप ले रहे हैं हम, ये हम मतलब कि हम जो एरे है, ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं। ये हमारे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि हमारे पास 2 रो हों और 3 कॉलम हों। अब इसको ना मैं यहाँ पे आपको जो इसकी है वो ब्यूटी वो मैं करके दिखा देता हूँ कोड की। ठीक है, तो इसके बाद ये देखें, हाँ अब ये देखें 2 रो 3 कॉलम। अब 2 रो कौन सी है हमारे पास, तो मैं ना इसको पहले कट कर देता तो आगे आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहाँ पे हमने लिखा जी 2 रो 3 कॉलम हो, सबसे पहले हमने कर्ली ब्रेसेस लगानी है। सबसे पहले हमने ये पहली रो होगी हमारे पास, कोमा ये दूसरी रो। ठीक है, 2 रो होगी, उसके अंदर हमने कितने कॉलम होने चाहिए, हमारे पास 3 कॉलम होने चाहिए। मैंने कहा जी 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, इसके भी 3 कॉलम हो गए, उसके बाद 4 5 6। ठीक है, अब ये देखें, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। ठीक है, इतनी समझ आ गई। अब यहाँ पे हमने समझा था कि 2D एरे के लिए हम 2 नेस्टेड लूप लगाएंगे, 3 के लिए 3 नेस्टेड लूप लगाएंगे। तो हम यहाँ पे दो है वो हम 2D एरे यूज़ कर रहे हैं, रोज़ और कॉलम। तो हमने सबसे पहले लूप लगाया जी फॉर, उसके बाद इनिशियलाइजेशन दी, कंडीशन दी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिया। उसके बाद ये वाली हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास फॉर लूप है, उसके अंदर हमने ये दूसरी लूप लगाई। ये पहले लूप हमने लगाई जी रोज़ के लिए, दूसरी लूप इसके अंदर हम लगा रहे हैं कॉलम्स के लिए। उसके बाद हमने इंट जे को हमने कंडीशन दी, उसके बाद इनिशियलाइजेशन की, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया, यहाँ पे हमने मैसेज शो करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें
हमने कहा जी सी आउट करो मैट्रिक्स, क्या प्रिंट करना है आपने, मैंने एरे का नाम दिया है यहाँ पे। सबसे पहले क्या आपने प्रिंट करना जी रोज़, रोज़ क्या जी हमें आई को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करें। तो अब हम इसको देखते हैं, हमें ये रोज़ और कॉलम है, हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है। तो हमें ना यहाँ पे कौन सा एरर यार देखने को मिला है, तो यहाँ पे अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना हम सेमी कॉलन लगाना भूल गए हैं। इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ, तो हम देखते हैं हमें वो रोज़ और कॉलम में हमें डिस्प्ले। तो देखिए फाइनली हमारे पास ये हमारे पास एक रो है, दो रो, ये हमारे पास एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, हमारे पास रोज़ और कॉलम की फॉर्म में ये हमें मिल चुके हैं। तो इस तरह से ये वर्क करता है जी मैट्रिक्स, रोज़ और कॉलम्स। ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, एरे इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द डाटा। एरे हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है डाटा को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एरे है वो हमारे पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही डाटा टाइप के अंदर स्टोर करता है, एक ही सिंगल वेरिएबल के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने एक एरे बनाया ना, इंटर नाम का बनाया, तो उसके अंदर आपने साइज रखा जी 5, तो इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर होंगी, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, ये हमारे पास होगा जी डाटा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ प्रोग्राम डैट अ प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट इन्वोक्स अ फंक्शन इज कॉल्ड अ फंक्शन कॉल। इन्वोक का मतलब होता है जी कॉल करना, तो इसका हमें इन्वोक से ही पता लग रहा है हमने फंक्शन कॉल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन बनाने के लिए ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऊपर भी मैंने वैसे आप लोगों को दिखाया था। चलो इसको ना हम कर लेते हैं, कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब पेश के यहाँ पे आप देखें फंक्शन सी प्लस प्लस में हम फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन के बाहर हम बनाते हैं फंक्शन को, और हम कॉल करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझे फंक्शन बनाने के लिए आपने सबसे पहले उसकी डाटा टाइप देनी है, फंक्शन का नाम देना है, फिर आपके पास ये पैरेंथेसिस आ जाएगी, उसके बाद आपके पास ये कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी बॉडी। उसके बाद ये आप लोगों ने फंक्शन का नाम लिखे, पैरेंथेसिस ऐड करके आप लोगों ने सेमीकोलन ऐड कर देना है। तो ये थे बस सिंपल से एग्जांपल है हमारे पास। अगर यहाँ पे हमारे पास इंटर टाइप का होता तो वो हमें वैल्यू रिटर्न करनी थी उसने, तो ये हमारे पास कोई भी वैल्यू यहाँ पे हमें रिटर्न नहीं होगी, तो हमारा ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो इसमें कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड हमारे पास वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ़ अ फंक्शन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बट नॉट डिफाइंड बिफोर इट्स फंक्शन कॉल देन इट टर्न्स एट अ रन टाइम एरर। इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कि आपने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया लेकिन उसकी जो वैल्यू वो हमने उसको असाइन नहीं की बिफोर इट्स फंक्शन कॉल, मतलब कि फंक्शन कॉल करने से पहले आपने उसको डिफाइन नहीं किया। इसका क्या मतलब है, इसका तो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी रन टाइम एरर। तो इसको हम देख लेते हैं वाकई कि रन टाइम एरर है, और इसका मतलब भी हम समझते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब ये देखें हमने यहाँ पे तो फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी मैंने पिछले जो हम एग्जांपल देखे थे, ये होती है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर हम यहाँ पे इसका सेमीकोलन को रिमूव करता हूँ, फंक्शन उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस ऐड की। ठीक है, ये मैं कमेंट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ये वाले कर्ली ब्रेसेस की इसकी ओपनिंग ये क्लोजिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना मैसेज लिख देता हूँ सी आउट। ठीक है, सी आउट वेलकम टू रन फंक्शन। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे पास फंक्शन, ये होती है हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन, मतलब कोई फंक्शन डिफाइन, फंक्शन को हमने डिक्लेयर भी किया और उसको हमने बना लिया। ठीक है, ये जो हमने लिखा ना इसके अंदर, इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। पहले जो हमारे पास थी एग्जांपल वो हमारे पास थी फंक्शन डिक्लेरेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन, अब हम इसको कंपाइल करते हैं तो हमें ये रन टाइम एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो ये देख सकते हैं हमारे पास फंक्शन तो हमने कंपाइल किया है, तो हमारे पास वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो हमारे पास ये रन टाइम एरर है। नीचे में भी हमें वो शो हो रहा है, तो ये देख सकते हैं हमारे पास आई डी रिटर्न नल एग्जिट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो है रन टाइम फंक्शन है, एरर है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, टू कन्वर्ट द वैल्यू फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप यूजिंग अ बिल्ट इन फंक्शन वी इंक्लूड डैश stdlib.h। तो हमारे पास एक ऐसी हेडर फाइल है, वो कहते हैं कि टू कन्वर्ट अ वैल्यू, अगर आपने एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना हो, आपने उसके लिए बिल्ट इन कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, stdlib.h का यूज़ कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो फंक्शन इज़ नॉट इंक्लूड इन सी टाइप डॉट एच।
तो हमारे पास सी टाइप डॉट एच में हमारे पास कौन सा फंक्शन हमने बताना है जो कि इंक्लूड नहीं है। ये तीनों हमारे पास जो है फंक्शन इंक्लूड हैं सी टाइप डॉट एच के अंदर। ये हमारे पास गेट डिजिट, आई थिंक ये ना, ये आपके पास लेक्चर नंबर 18 का नहीं है मेरे पास पार्ट आई थिंक। चलो खैर, इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी गेट डिजिट इंट सी का। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, गिवन अ टू डिमेंशनल एरे ऑफ इंटीजर व्हाट वुड बी द करेक्ट वे ऑफ असाइनिंग वैल्यू टू द सिक्स टू द एलिमेंट थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। अब यहाँ पे इन्होंने थर्ड रो फोर्थ कॉलम का जिक्र किया है और हमने इसको वैल्यू असाइन करनी है जी 6। अब यहाँ पे देखें, थर्ड रो मीन्स एरे हमारे पास जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है। थर्ड मीन्स टू इंडेक्स, फोर्थ मीन्स 3 इंडेक्स। तो इसका जो सिंपल राइट आंसर है वो हमारे पास होगा जी 2 और 3। ये वाला हमारे पास फर्स्ट जो है ये वाला हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, ये हमारे पास रॉन्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, हेयर द कोड गिवन बिलो। वो कहता है कि नीचे कोड दिया गया है आपको, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द कोड। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखें, आप वाइल आई लेसन 5 एंड आई लेसन थ्रू, अब यहाँ पे ना एंड लगाया हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास एंड है। एंड का मतलब ये है कि हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, ये भी ट्रू होने चाहिए, ये भी ट्रू होने चाहिए एक ही वक्त में। क्या फॉर एग्जांपल अगर हम आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें तो क्या 1 एक 10 से छोटा हो सकता है? चलो ठीक है, एक तो 10 से छोटा हो गया, लेकिन क्या उसी वक्त क्या एक 24 से बड़ा भी हो सकता है? नहीं। तो इसमें से हमारे पास कंडीशन होगी वो हमारे पास हमेशा से ही फॉल्स ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज मल्टी डिमेंशनल एरे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये ना इसके एग्जांपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि मैनेज करते हैं हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को एंड एसेंशियल सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, विंडो भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिनक्स है, मैक ओएस है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जो कि यूज़र यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एम एस वर्ड की फ़ाइल यूज़ करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद हम एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए। उसके बाद फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ये सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद गिवन द कोड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ये हमारे पास कोड दिया गया है जी, इसमें हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो आप लोग समझें, ये इनिशलाइजेशन है, ये कंडीशन है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लूप का एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास होगा जी, टेस्ट कंडीशन इज़ ऑलवेज ट्रू। अब ट्रू क्यों होगी? तो ठीक है, अब हमारी कंडीशन 1 से स्टार्ट होगी, 1 ग्रेटर दैन 0 अब हम नहीं लगाए। अब ये तो 1 ग्रेटर दैन 1, एक तो 0 से बड़ा है ना। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद ये हम यहाँ पे हमारे पास जो भी कोड एग्जीक्यूट हो वो बार बार रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, मतलब वो इनफाइनाइट लूप में आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे जो 0 जो दे दिया है तो वो 1 तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो वो चलता ही रहेगा, ठीक है। कंडीशन तो हमारे पास ट्रू होती ही रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी ट्रू। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच वो ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिजर्व कीवर्ड। अब जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं वो हमारे पास सी प्लस प्लस में बने बनाए होते हैं, ठीक है। पीछे से ही बने बनाए होते हैं, जो डेवलपर होते हैं उन्होंने बने बनाए हमें वहाँ से मिलते हैं। तो वो यहाँ पे हमारे पास वो कहते हैं कि रिजर्व वर्ड कौन सा नहीं है। इंट भी हमारे पास रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। ये भी हमारे पास फ्लोट भी रिजर्व है, डबल भी हमारे पास रिजर्व है, सम हमारे पास रिजर्व नहीं है। व्हेन एन एरे एलिमेंट इज पास हुआ फंक्शन, जब एरे का एक एलिमेंट पास किया जाता है फंक्शन को, इट इज़ पास बाय अ रेफरेंस, इसका जस्ट राइट आंसर है। वर्ड प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द कीवर्ड डैश आर यूज टू गेट सम वैल्यू बैक फ्रॉम अ फंक्शन। तो हमारे पास एक फंक्शन रिटर्न का कीवर्ड होता है जो हमें बैक वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास इंट ऐड, ठीक है। डाटा टाइप फंक्शन का नाम इंट ए और बी, ये हमने 2 पैरामीटर पास किए। उसके बाद रिटर्न का जी हमें ए प्लस बी, हमें इसका जो सम है वो कैलकुलेट करके हमें वो दे देगा, ठीक है। तो इसकी आप लोगों को मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। तो मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे ना हम ये यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, उसके बाद इंट एड मेन हमारे पास फंक्शन है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखें इंट ऐड हमने फंक्शन बनाया इंट। अब हम यहाँ पे इंट टाइप का जो है फंक्शन बना रहे हैं। अब हमें ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐड नाम का हमने जो है नाम लिख दिया। उसके बाद हमने दो पैरामीटर पास किए ए और बी, और वो किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के ही होंगे। हमें वो ए बी प्लस रिटर्न करेंगे। उसके बाद हमने कहा जी जो हमारे पास फंक्शन है ए प्लस, अब इनका जो रिज़ल्ट होगा वो हमने किसी वेरिएबल में स्टोर भी तो करवाना है ना। तो 5 और ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास वी की वैल्यू। अब ये जो इनकी कैलकुलेशन होगी वो इसमें रिजल्ट में शो हो जाएगा। उसके बाद हमें ये स्क्रीन पर मैसेज शो हो जाएगा प्रिंट। इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो हमारे पास 5 + 3 हमारे पास 8 रिजल्ट आना चाहिए। तो हमारे पास 8 रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास C++ इज़ नोन एज अ डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ अ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पॉइंटेड बाय अ पॉइंटर। तो हमारे पास एस्टेरिक ऑपरेटर हमारे पास यूज़ होता है इसके लिए। एस्टेरिक पीटीआर गिव द वैल्यू ऑफ स्टोर एड्रेस, ठीक है। लेकिन जो पर्सन का साइन होता है ये हमारे पास एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। हमने हमारे पास कोई वेरिएबल है उसका एड्रेस हमने फाइंड मालूम करना है तो उसके लिए हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर हमने जो वेरिएबल का एड्रेस है वो हमने स्टोर करवाना है तो वो हम पॉइंटर के अंदर स्टोर करते हैं। इन केस ऑफ सिंगल डी रिफरेंसिंग वैल्यू ऑफ द डैश इज द एड्रेस ऑफ अ, तो हम पॉइंटर और वेरिएबल को, उसका जो राइट आंसर वो हमारे पास है जी पॉइंटर। पॉइंटर क्या है वो हमारे पास जो मेमोरी एड्रेस है वो हमारे पास स्टोर करता है वेरिएबल का, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसका एड्रेस फाइंड करना हो, उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास इन केस ऑफ सिंगल डी रिफरेंसिंग द वैल्यू ऑफ पॉइंटर इज द एड्रेस। पॉइंटर हमारे पास उसका एड्रेस होता है ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का हमारे पास एड्रेस होता है। तो ये नीचे इसकी एग्जाम्पल है, इसको हम स्टैटिक से डी रिफरेंसिंग को हम स्टैटिक से भी रिप्रेजेंट करते हैं। द रिमाइंडर मॉडुलस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर, ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड, ये हमारे पास एक कोड है, इसके हमने आउटपुट बतानी है। इन टैक्स विच ग्लूटेन, इसका जो सिंपल राइट आंसर है वो हमारे पास है जी 10, सिंपल सा राइट आंसर है। द पर्पज़ ऑफ यूजिंग सी आउट, सी आउट का पर्पज़ क्या है, सी आउट का पर्पज़ क्या है जी, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। हम कितनी बार अभी हमने सी आउट यूज़ किया। अच्छा यहाँ पे ना सी इनका भी सर आपसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे सी आउट है ना, सी इन आप लिखना है, उसके लिए आप ग्रेटर देन यूज़ करेंगे। मतलब हमने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी हो तो उसके लिए हम सी इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नीचे आप लोगों से सी आउट मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये इसको एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप विल बी अज्यूम इफ़ नो डाटा टाइप इज स्पेसिफाइड विद द कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास इसका सिंपल राइट आंसर है हमारे पास इंट। When an array element is passed to a function, it is passed by a reference, ये हमारे पास रिपीट हो चुका है। Which of the following is the correct syntax to access the value of the first element array of the pointer। तो हमने पॉइंटर एलिमेंट की मतलब फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे जी 0, ठीक है। पॉइंटर लगाएंगे आप, उसके अंदर आप इंडेक्स नंबर देंगे 0 का। अब यहाँ पे अस्टेरिक PTR +1, इसका क्या मतलब है, हमने सेकंड एलिमेंट को हम जो है एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम सेकंड एलिमेंट को ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है अस्टेरिक PTR 0, ये हमारे पास इनवैलिड सिंटैक्स है, ठीक है। C इज़ एन फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। डैश इज़ अ फंक्शन इज़ आल्सो नोन एज अ सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। तो हमारे पास है डिक्लेरेशन। If any break statement is missed in switch statement then this will cause a logical error। अगर हमारे पास switch statement है, अगर हमने कहीं भी जो है ब्रेक का कीवर्ड मिस किया है तो वो हमारे पास एक लॉजिकल एरर होगा। उसके बाद हमारे पास है ये देखा ना हमारे पास ये हमारे पास इन टेक्स्ट 2 है, स्विच में हमने ये वेरिएबल को पास, केस 1 में हमने देखा जी केस ये हमारे पास केस है सी आउट है, ठीक है। उसके बाद फिर केस 2 है, ये वाले पे प्रिंट है, ठीक है। तो हम इसको ना प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको मेन के अंदर पेस्ट करता हूँ। तो ऊपर वाला फंक्शन है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या एरर आता है। हमारे पास लॉजिकल एरर आता है कि नहीं, 3 2 और 3। तो देखें उसने 2 और 3 एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। केस 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास केस 1 तो मैच नहीं होगा, उसके बाद केस 2 मैच होगा, केस 2 को मैच के बाद उसने 3 को भी मैच कर लिया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास
जब हम हमारे पास केस मैच होता है ना, तो अब हम ब्रेक का कीवर्ड लगाते ताकि हमारे पास नीचे वाले जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन अगर हमने यहाँ पे नहीं लगाया तो उसने 2 के साथ 3 नीचे वाले जो स्टेटमेंट उसको भी उसने एग्जीक्यूट कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास एक है जो लॉजिकल एरर हमें वो देखने को मिल रहा है। इन सी और C++ द डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन आर्गूमेंट पास टू द मेन फंक्शन आर, हमारा इसका जो सिंपल राइट आंसर है इंट ए आर। ठीक है, आर्गूमेंट काउंट मतलब कि आपके पास के आर्गूमेंट को ये काउंट करेगा, एंड और उसके जो एवरेज है ये उसके लिए ये यूज़ होता है। अब यहाँ पे नीचे है जी डैश मोड अलाउ अस टू ऐड डाटा और चेंज एनीवेयर इन द फाइल। हम अपने वो कौन सा मोड है जहाँ पे हम अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं कहीं भी किसी भी फाइल में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं iOS। ये हमारे पास डबल कॉलम, इसको हम रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं, ATE। अ करेक्टर स्टोर इन द मेमोरी इन अ 1 बाइट, करेक्टर हमारे पास एक 1 बाइट की मेमोरी लेता है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास व्हेन ए विच इज इक्वल टू 26 एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। जब आप 26 का 5 से मोड़ लेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा जी 1 का। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ये देखें ना हमारे पास ये जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट आ चुकी है। आपके पास इस तरह से कोई और भी सर एक्सप्रेशन शॉर्ट में पूछ सकते हैं, तो आप लोगों ने इसकी प्रेसिडेंस देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्लस, इसको बाद में वो देखेगा। उसके बाद ये इनकी सबसे पहले इनकी डिवीजन होगी, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 5 होगा। फिर उसके बाद इसकी प्रायोरिटी, क्योंकि स्टैटिक और डिवीजन की हमारे पास ज़्यादा है, मतलब कि सेम प्रायोरिटी है स्टैटिक की, डिवीजन की और मॉडुलस की, इनकी सेम प्रायोरिटी। अब यह लेफ़्ट से राइट हमने जाना है, लेफ़्ट से राइट देखिएगा प्लस है, इसकी सबसे कम प्रायोरिटी है, इसको छोड़ देगा। उसके बाद फिर ये वाला देखेगा कि हमारे पास है ये जो है डिवीजन। अगर यहाँ पे स्टैटिक होता तो सबसे पहले स्टैटिक को हमने इवैल्यूएट करना था, अगर यहाँ पे मॉडुलस होता तो हमने मॉडुलस, क्योंकि इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है। लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं, 25 डिवाइड बाय होगा 5 से, 5 आ गया। उसके बाद फिर ये मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 प्लस फिर लास्ट पे ये ऐड होगा 25 प्लस 5, तो हमारे पास राइट आंसर इसका होगा जी हमारे पास 30। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी एक्सप्रेशन है वो इवेलुएट करनी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ प्रोग्राम। तो हमारे पास वो ये हमारे पास कोड है जी, वो कहते हैं कि आप लोगों ने इसकी आउटपुट बतानी। अब यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, उसको हमने दिया जी कार होंडा। उसके बाद मेन फंक्शन है, उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर क्यों है? हमने वाइड बनाया, कार कर्ली ब्रेसेस लगा ली, सी आउट लगा ली, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लगा दी इंट मेन के अंदर, हमने इसको कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हमें सिंटैक्स एरर क्यों मिल रहा है? क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो फंक्शन हमने बनाया है ये हमारे पास स्मॉल से ही है, यहाँ पे हम भी कैपिटल भी कॉल करें तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आ गया ना। तो सिंपल राइट आंसर है वो हमारे पास है जी सिंटैक्स एरर। ठीक है, इसी तरह के आप लोगों को पेपर में दिए जाएंगे, उसके आप लोगों ने आउटपुट बतानी होगी। चाहे CS201 हो, CS201P हो। CS201P का फाइनल टर्म पेपर, सॉरी मिड टर्म नहीं होता, CS201P का जस्ट फाइनल टर्म पेपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी व्हाट डज द एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है x ग्रेटर देन 3 नॉट मीन्स, इसका क्या मतलब है? x इज़ लेसन और इक्वल टू 3। वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन 3। अब ये तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, लेकिन यहाँ पे ना नॉट ऑपरेटर, मतलब कि x की 3 की वैल्यू बराबर नहीं है, बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी x लेस देन 3, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके अपोजिट हो जाएगा। नॉट का मतलब होता है ऑपोजिट, ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म फॉर कॉलिंग फंक्शन बाय पासिंग इट इज़ एन एरे कॉल बाय रेफरेंस एंड इन केस ऑफ पासिंग अ वेरिएबल कॉल बाय अ वैल्यू। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास इन अ स्विच स्टेटमेंट देयर कैन बी वन डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट कितने होते हैं? हमने कहा था ना स्विच स्टेटमेंट हमने लगाए थे, एक ही हमने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लगाई थी, इसका राइट आंसर है 1। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास इफ़ y विच इज इक्वल टू 20 एंड z इज इक्वल टू y प्लस प्लस देन द वैल्यू ऑफ z। हमने z की वैल्यू यहाँ पे बतानी। अब इस एग्जाम्पल को आप लोग समझें, y की हमारे पास वैल्यू जी 20। अब यहाँ पे हमने उन्होंने बताया जो z विच इज इक्वल टू y प्लस प्लस। अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। अगर y से पहले आ जाए तो वो हमारे पास प्री इंक्रीमेंट होता है, ये हमारे पास है जी पोस्ट इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू 25, तो हमने z की वैल्यू बताने की क्या होगी? y की वैल्यू हमने उन्होंने हमें असाइन किया जी 20,
हमने एंड जी इक्वल टू वाई प्लस प्लस, इसका मतलब है कि हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, वाई की इंक्रीमेंट होगी। तो वो कहते हैं कि हमें उसने जी की वैल्यू हमने बतानी है कौन सी हैगी। वाई की तो वैल्यू हमारे पास है जी 20, जब हम लगाएंगे जी इक्वल टू वाई प्लस प्लस, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, वो 20। सबसे पहले हमारे पास वाई की वैल्यू होगी यहाँ पे 20 वो असाइन हो जाएगी जी जी को असाइन होने के बाद उसकी इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। तो जी के बाद, ठीक है, तो जी की हमारे पास यहाँ पे उन्होंने हमें बतानी है, तो हमारे पास वाई की 20 है, 20 के 20 जी को वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा 20, उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट जाके होगा, ठीक है। तो हमने वाई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद हमारी जी की वैल्यू 20 रहेगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ़ एक्स इज़ डिक्लेयर्ड एज एन इंटीजर, अगर एक्स डिक्लेयर किया गया है एज एन इंटीजर, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। अभी देखें, ये भी एक्सप्रेशन आप लोग के पास सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू 3 अस्टेरिक, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 मॉडुलस 2 डिवाइड बाई 2, इसका राइट आंसर बताना। अब इसको हम इवेल्यूएट करते हैं, इस पर मैं ना थोड़ा सा टाइम लगाना चाहूँगा। तो देखें, लेफ्ट से राइट जाएंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे पास इसकी होती है जी 3, ठीक है, 3 स्टारिक या जेटिस आ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले प्रायोरिटी होती है जी लेफ्ट से राइट जाएगा। ये पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस वाली सबसे पहले हमारे पास इवैल्यूएट होगी। 3 + 5 एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद ये मॉडुलस का ऑपरेटर है, 3 स्टारिक 5, उसके बाद मॉडुलस एज इट इज़ आ गया। 2 + 2 कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। उसके बाद डिवाइड बाय 2। अब फिर से वो लेफ़्ट से राइट जाएगा, लेफ़्ट से राइट जाने के बाद फिर वो मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 × 3 15, ठीक है। उसका 15 का 4 से मोड होगा, ठीक है। तो 15 का मोड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाली इस हमारे पास स्टेटमेंट एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 50 मोड 4 डिवाइड बाई 2, जब आप इसका कैलकुलेट रिजल्ट करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आएगा, वो हमारे पास आएगा जी 1.5। अब ये जो हमारे पास इंट है वो हमारे पास जो फ्लोटिंग के बाद वाली वैल्यू वो हमारे पास काउंट नहीं होगी, तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा जी 1। तो इस तरह से आपने इसकी वैल्यूएशन करनी है। उसके बाद जो राइट नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन सी प्लस प्लस। मतलब कि सी प्लस प्लस में हमने वेरिएबल का नाम बनाना है, तो उसमें से हमने वैलिड जो नहीं है वो बताना है हमने। ये भी हमारे पास वैलिड है, ये भी हमारे पास वैलिड है, ये भी हमारे पास वैलिड है, ये हमारे पास वैलिड नहीं है। व्हाट विल बी द आउटपुट फॉलोइंग द कोड। तो हमें ये कोड दिया गया, हमने इसकी आउटपुट बतानी है जी। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। करैक्टर डाटा टाइप है, ये एरे का नाम है, उसके बाद ये, अब यहाँ पे देखें हमने इसके करैक्टर बताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस 8 9 और 10। 10 के बाद फिर हमारे पास लास्ट पे मैंने आप लोगों को बताया था ना, एक नल करैक्टर होता है, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा जी। तो ये कितना काउंट किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7, एक स्पेस हो गया 8 9 और 10। 10, ठीक है, 10 तो ये स्पेस हो गए। इसके बाद लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि नल करेक्टर हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आ गया वो हमारे पास आएगा जी जो है वो हमारे पास 11 आएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, अ फाइल ओपन विद, तो हम फाइल को ओपन करते हैं इफ स्ट्रिंग के साथ। पॉइंटर आर अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। पॉइंटर हमारे पास एक स्पेशल वेरिएबल होते हैं इन विच मेमोरी एड्रेस स्टोर, जिसके अंदर हम मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू असाइनिंग वैल्यू एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे एट द पॉइंटर। तो इंट 10, एरे का साइज हमारे पास 10 है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी इंट स्टैटिक पीटीआर, मतलब कि हमारे पास जो एरे है इसका हमने पॉइंटर बना ली इंट स्टैटिक पीटीआर। अब यहाँ पे एंड डाटा, एंड का साइन लगाया हुआ डाटा, ये हमें क्या काम करता है, ये गिव द एड्रेस ऑफ इंटायर है, ये हमारे पास जो एरे है इसका पूरा एड्रेस हमें देता है, नॉट जस्ट अ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी डाटा 2, मतलब कि ये थर्ड एलिमेंट को सर्च करेगा, नोट ऑफ फर्स्ट। उसके बाद डाटा 0, इसको आप लोगों ने सॉर्ट आउट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन ऑफ 2D, हाउ मैनी कॉलम आर डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। तो हमारे पास ये रोज़ हैं, ये कॉलम है, तो हमारे पास सिंपल राइट आंसर है। हमने यहाँ पे कॉलम का बताना है, तो हमने यहाँ पे 2 का आंसर हमारे पास राइट आंसर है। विच फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ़ सी इज़ अ डिजिट और अ लेटर, फॉल्स एंड फॉल्स अदरवाइज। तो हमारे पास इज़ आलम, इसमें हमारे पास डिजिट भी आ सकते हैं और लेटर भी आ सकते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास डिजिट भी आ सकते हैं, लेटर भी आ सकते हैं।
तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जी। डिजिट 0 to 1 या तो अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास अपर केस में आ जाए या लोअर केस में आ जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास 67 है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सपोज वी हैव अ फाइल नेम माई फाइल डॉट txt, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू ओपन फाइल। ये हमारे पास फाइल का नाम है, इसको हमने ओपन करना है इनपुट के लिए, तो उसके लिए हम यह क्या यूज़ करेंगे, माई फाइल डॉट ओपन। ठीक है, उसके बाद हम जो है फाइल का नाम देंगे, ठीक है, कौन सी हमारे पास फाइल है, उसके बाद हम उसका मोड दे देंगे डॉट इन, मतलब हम इसको इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये मोड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी रीड आउट करने हैं। ठीक है, iOS रेजोल्यूशन ऑपरेटर ओपन द फाइल फॉर इनपुट रीडिंग। आउट के लिए हम राइटिंग यूज़ करते हैं, ऐप के लिए हम अपेंड मतलब कि हम लास्ट पे ऐड करते हैं फाइल को। ठीक है, उसके बाद हम ओपन द फाइल बाइनरी कोड, तो उसके लिए हम बाइनरी यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नल करेक्टर इज़ रिप्रेजेंट बाय डैश इन C++। तो नल करेक्टर जो कि हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, उसको हम // से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता है टर्मिनेट स्ट्रिंग इन करेक्टर एरे। करेक्टर एरे होता है हमारे पास, उसमें जो स्ट्रिंग होती है उसको टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। तो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई, तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो होप फॉर बेस्ट कि आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन।